हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। सो आज हमारा टॉपिक है मोलिलिटी। मोलिलिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार के पैटर्न्स के क्वेश्चंस में यहाँ पे लेके आई हूँ मोलिलिटी से रिलेटेड आपके लिए। सो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड करते हैं। कैलकुलेट द मोलिलिटी of 3 gram of ethanoic acid CH3COH in 100 gram of benzene। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको मोलिलिटी क्या होती है इसे समझा देती हूँ। चलिए देखिए मोलिलिटी क्या होती है। मोलिलिटी एंड मोलरिटी बोथ आर सिमिलर वर्ड होते हैं। मोलिलिटी को हम स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। इसको अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको अपन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास यहाँ पे हम लेते हैं किलोग्राम में। इसको हम और किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉल्वेंट के किलोग्राम को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलिलिटी टर्म क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, देखिए मोलिलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और आप जानते हो मोल्स को अपन और क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं स्मॉल w से शो करती हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको अपन ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000। ओके, इसको आप शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू स्मॉल w रिप्रेजेंटेड द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल W रिप्रेजेंटेड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया आपके मोलिलिटी का। तो अगर आपने यहाँ से देखा होगा मोलिलिटी का फॉर्मूले में बिल्कुल सेम है मोलिलिटी से, ये वर्ड बिल्कुल सेम है। देखो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। एक है मोलिलिटी होती है उसको कैपिटल M से शो करते हैं, और जो मोलिलिटी होती है इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। मोलिलिटी जो होती है ये वेट अपॉन वेट परसेंटेज होती है, जबकि जो मोलिलिटी होती है ये वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज होती है। अब देखिए, जो ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होने के कारण मोलिलिटी में वॉल्यूम प्रेजेंट होने के कारण ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि मोलिलिटी के अंदर वॉल्यूम टर्म ना होने के कारण ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ। ये भी चीज ध्यान रखना आप, यही बच्चे यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अपन लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, और हम मोलिलिटी में लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो ये मेजर डिफरेंस है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके बच्चों, तो मोलिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चंस में आपको बता दूं। क्वेश्चन एक तो आपको डायरेक्ट वेट दे दिया, मोलिकुलर वेट आपको निकालना होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, तब आपको मोलिलिटी इजीली ज्ञात कर सकते हो। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कंडीशन ऐसी हो आपको वेट पूछ लिया जाए
अब अगर आपको वेट पूछ लिया जाए तो आपको मोलर मास इन वेट दे दिया जाएगा और वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाएगा। ये तो आ जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको कैसे मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन मिल सकता है आपको डेंसिटी दी हो, आपको सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की गिवन होगी और उससे आपको पूछा जाएगा उस सॉल्यूशन की मोलिलिटी क्या होगी। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोलिलिटी एंड मोलिलिटी के अंदर रिलेशन। आपको मोलिलिटी देके मोलिलिटी पूछेंगे और मोलिलिटी देकर मोलिलिटी पूछा जा सकता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप उसको याद रखिए, या डायरेक्ट मेथड से भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है बच्चों, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन देके मोल फ्रैक्शन से भी मोलिलिटी क्या होगी पूछा जा सकता है, या मोलिलिटी दे दे और मोल फ्रैक्शन को पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोलिलिटी टर्म में देखने को मिलते हैं। इन सभी को अपन स्टडी करेंगे ताकि आपका ये मोलिलिटी कंसेप्ट आज एकदम क्लियर हो जाए, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाए, आप इजीली एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए या आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इस क्वेश्चन को हमारे चैनल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट मोलिलिटी, हमें कैलकुलेट क्या करनी है, मोलिलिटी। चलिए फर्स्ट हमारा कंसेप्ट हो गया। इसमें दिया है 3 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, ये CH3COH एसिटिक एसिड को ही IUPAC में एथेनोइक एसिड कहा जाता है। 3 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। बस कुछ नहीं, आपको सॉल्वेंट जो है उसका मास दे रखा है और जो सॉल्यूट है ये आपका एथेनोइक एसिड क्या है, सॉल्यूट, एंड बेंजीन आपका यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। तो आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की वैल्यू दे रखी है, बस आपको मोलिलिटी ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अपन लिखते हैं फॉर्मूला, मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, बिकॉज यहाँ पे ग्राम में वैल्यू दे रखी है बच्चों, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट कितना दे रखा है एथेनोइक एसिड का, 3 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। मॉलिकुलर वेट कितना होता है देखो यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल आपको फॉर्मूला, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होंगे तो एक का 12, 2 का कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। आप इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 मल्टीप्लाई मास कितना है 100 ग्राम। बस आप इसको कर दो, 20 से 20 कट हो गया बच्चों, 10 से 1/2, तो 1/2 तो मोलिलिटी क्या आ जाएगी 0.5। तो और आप जानते हो टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन मोल लेते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। तो कहाँ दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 0.5 है, ए आंसर इज राइट। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute there is। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन एकदम इजी है, जबकि पढ़ने में सिंपली थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या पूछा है। आपको क्या पूछा है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के पता कर लो। पूछा है आपको सॉल्वेंट का मास। अब देखिए यहाँ पे ml आपने भी पढ़ा है, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास यहाँ पे नीचे क्या आएगा, केजी आएगा या ग्राम आएगा, ml तो आएगा नहीं क्योंकि अपन यहाँ पे वॉल्यूम लेते ही नहीं है। तो ये हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा क्रॉस। अपन को ऑप्शन सी या ऑप्शन ए में से देखना है। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप लिख लीजिए 1 मोलर कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट। बस सोल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। जो आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालेंगे, मास को इधर भेज दीजिए, वेट 0.517, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा बच्चों, 0.5 आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। तो अब आंसर देखिए, बट आंसर तो ग्राम में है तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। 1
किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 नीचे गया, 1 0 से 1 0 कट, आंसर कितना आया 500 ग्राम। सो 500 ग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आ गया आपके नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन जिसमें डेंसिटी से रिलेट किया है। यहाँ पे डेंसिटी आ गई है और आपको मोलिलिटी पूछी है। चलिए अपन क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। बच्चों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, नहीं समझ में आए उसे 2 बार रीड कीजिए। क्वेश्चन को अगर आप एकदम सही समझ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है तो आपका 50% आंसर क्वेश्चन को सही समझने में सॉल्व हो जाता है। तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A solution is prepared by dissolving 20 gram NaOH in 1215 ml of solvent of density 0.8 gram per ml, then the molality of solution। तो आपको पूछा तो क्या है, मोलिलिटी पूछा है। अब यहाँ पे सोल्यूट क्या है, NaOH सोल्यूट है। ये NaOH क्या है, सोल्यूट। सोल्यूट का आपको ग्राम दिया हुआ है और आप जानते हो उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, NaOH का 40 होता है। तो आप यहाँ से मोल डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो सोल्यूट के मोल्स को तो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, कितने ग्राम दे रखा है 20 ग्राम NaOH और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 40। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.1/2 0.5 आ जाएगा। 0.5 मोल्स ऑफ हो जाएंगे सोल्यूट। चलिए आधा क्वेश्चन तो ये हो गया। अब क्या पूछा है, 1250 ml ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी दे रखी है सॉल्वेंट की एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है और अब आपको मास निकालना है। जानते हैं, देखिए पहले सबसे पहले अपन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए ये तो मोल हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट ये आपने निकाल ही लिया है। अपन को क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट इधर आ जाएगा, सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगी। जानते हैं अपन डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। हमें मास निकालना है, वॉल्यूम को हमने अपोजिट डायरेक्शन में अप साइड भेज दिया। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी कितनी है 0.8 ग्राम, कितनी है 0.8 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है 1250 ml। तो बस इसका पॉइंट नीचे जाएगा, 10 से 10 कट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 को 125 से तो आपका आ जाएगा 1000 ml, ml क्या ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। तो ये आ गया आपके मास ऑफ सॉल्वेंट। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, मोलिलिटी इज इक्वल टू, मोल है 0.5, यहाँ पे ग्राम में लिया है तो 1000 लिखेंगे हम, नीचे आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 से 1000 कर दिया। आपका आंसर तो सामने ही है 0.5 मोल पर kg। तो बच्चों कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए 0. नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, नो नो यस, ऑप्शन नंबर ई। तो ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें डेंसिटी से रिलेटेड था। एक डिफरेंट टाइप से और क्वेश्चन आएगा, ये देखिए ये नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द मोलिलिटी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल विच कंटेन 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास, बाय मास। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, आपको निकालने क्या है, इस सॉल्यूशन में मोलिलिटी निकालनी है और आपको अदर कंसंट्रेशन भी दे रखी है 15 ppm, इससे निकालनी है। अब आप देखिए मैंने आपको मोलरिटी में भी ppm को डिफाइन करना समझाया था। सबसे पहले मैं आपको ppm की डेफिनेशन समझाती हूँ। ppm क्या होता है, ppm का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट present in 10⁻⁶ gram of solution
सॉल्यूशन इट मीन्स सॉल्यूट का कितना मास 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ये शो करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 15 ppm, तो 15 ppm आपको इसी के वजह से अपन क्या लिख सकते हैं, 15 ppm क्या है, ये क्या कह रहा है, 15 ppm कह रहा है 15 ग्राम ऑफ। अब यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में हमें क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म, तो मैं क्लोरोफॉर्म लिख सकती हूँ 15 ppm क्लोरोफॉर्म, सॉरी बच्चों 15 ppm chloroform present in 10⁻6 gram of solution। तो आपको यहाँ पे ये डाटा दे रखा है 15, तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन का यहाँ से डायरेक्ट मोल निकाल सकते हो, तो यहाँ से अपन ग्राम से मोल्स निकाल सकते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इधर लिखते हैं मोलरिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट तो पता चल गया, सॉल्यूट का कितना है 15 ग्राम लिखा है, इंटू 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का, मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 1 तो 1 आ गया, क्लोरीन कितने हैं, इसको अपन क्या करेंगे 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.601, तो इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 61791 ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 119.5 एंड वेट क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन जानते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके इक्वल होता है। और हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 10⁻6 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम को माइनस कीजिए 15 ग्राम से, तो ये क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों ये देखिए इसमें से अगर ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसको करेंगे तो बहुत ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख दो, ज़्यादा आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा, 10⁻6 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻6, तो 10,000 से कट गया, ये हो गया 10⁻3, इसको अपन मैं ऑलमोस्ट मान लूँ 120, क्योंकि इसके आसपास हो जाएगा, मैं आंसर निकालना है, तो 120 इंटू 10⁻3, ये 15 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 को 10 से करेंगे तो 0.125 इंटू 10⁻3, ये आंसर होगा बच्चों। दिख रहा है कि ये आंसर नहीं, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड नहीं है, अच्छा सी एंड डी, चलो यहाँ पे ये अलग है, 0.1 पीछे ले जाना तो बच्चों ले जाओ 0.1 पीछे, 0.1 पीछे जाएगा तो इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स होगा, तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी, इट्स करेक्ट आंसर योर सी। ओके बच्चों समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तो था, बस आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, बहुत सिंपल, आपको कहीं डेफिनेशन पता है तो आप इजीली कर सकते हो 15 ppm। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमने ये क्वेश्चन मोलरिटी में पढ़ा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंस, तो जो कंसंट्रेशन टर्म, जिस कंसंट्रेशन टर्म में मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आगे हमेशा याद रहे, जिस कंसंट्रेशन टर्म में
वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता, नहीं होता क्या होता, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर वॉल्यूम होगा तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। परंतु जब वॉल्यूम ही टर्म नहीं होगी किसी के अंदर तो वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, नहीं करती है। अब देखो मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। मोलरिटी, मोलरिटी पढ़ते हैं। मोलरिटी कैपिटल एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होता है। और वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। मोलिलिटी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा है। मोलिलिटी होती है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की मास वॉल्यूम टर्म नहीं है तो मोलिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नॉर्मलिटी भी क्या होती है, ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें अपन क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आएगा तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन को मैं आप समझा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ डायग्राम से। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन को काई से शो करते हैं। काई को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है काई, इसको अपन मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन टर्म यूज क्यों की जाती है, मोल फ्रैक्शन यूज किया जाता है यदि, जैसे मैं आपको समझाऊँ, मेरे पास एक बीकर है, इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। और मुझे हर किसी का फ्रैक्शन दिखाना है कि इसमें ए कितना प्रेजेंट है, बी कितना है, सी कितना है। तो उसके लिए अपन मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ए के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन होती है मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है, मैं इसको पहले इसके लिए लिख देती हूँ, पहले मैं इसकी प्योर लिख देती हूँ। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं बेटा, सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन अब ए के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए ए के लिए लिखना हो तो अपन क्या लिखें, मोल फ्रैक्शन ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल में आ जाएगा मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी और मोल ऑफ सी। इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, टोटल मोल्स आ जाएंगे। इसी प्रकार मोल ऑफ सी के लिए क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सी के लिए क्या हो जाएगी, मोल ऑफ सी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। तो किसी भी कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो और अपन को उनका फ्रैक्शन शो करना हो तो इस प्रकार से करते हैं, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि सभी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये तो आप मैथ्स से भी समझते हो, नीचे अगर सेम वैल्यू होगी तो इसका टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का योग जो होता है हमेशा यूनिटी होती है, 1 होता है।
तो हम आ जाते हैं यहाँ, तो हमने मोल फ्रैक्शन में भी किसी प्रकार की वॉल्यूम टर्म का यूज़ नहीं किया है बच्चों, तो ये भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड और फोर्थ, डी। आंसर इज डी, जो इसमें किसी प्रकार की वॉल्यूम टर्म नहीं होती और यह एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। चलो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिससे हम इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मोलिलिटी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।